नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। देखिए साहब, मिडिल ईस्ट में जंग के बीच मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सरकार की कोशिश है कि मौजूदा हालात से निपटने के लिए विपक्ष और पूरा देश एकजुट रहे। कोशिश बुरी नहीं है, होना भी यही चाहिए। अगर सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई होती तो विपक्ष के पास एक मुद्दा यह भी होता कि भाई ये युद्ध जो है पूरे विश्व में संकट पैदा कर रहा है, हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है, तो मोदी जी जो हैं या मोदी सरकार जो है वो बाकी दलों से बात क्यों नहीं कर रही। अब सर्वदलीय बैठक बुला ली गई। अब ऐसे में बहस जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि तेल गैस पर्याप्त अगर हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, तो फिर लंबी लंबी कतारें क्यों लगी हुई हैं। आज कई इलाकों से खबरें आई देश के कि पेट्रोल डीजल को लेकर के भी पेट्रोल पंप पर अब मारामारी है। अब ये पैनिक है। अभी फिलहाल लोगों को किसी ने अफवाह उड़ा दी कि भाई पेट्रोल डीजल मिलना बंद हो जाएगा या महंगा हो जाएगा। हिमाचल में हुआ तो अब ये तमाम जगह खबर फैली कि भाई महंगा हो सकता है, तो लोग अपनी गाड़ियां ले लेके पहुंच गए पेट्रोल पंप पे। पोस्टरबाजी करने से क्या तेल और गैस का संकट टल जाएगा? क्या ये पोस्टरबाजी करने का समय है या साथ खड़े होने का समय है? विपक्ष लगातार सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में सवाल वाकई में उठते हैं कि क्या तेल गैस का संकट जो है उस पर सियासत जो हो रही है उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए या फिर सरकार पर भरोसा करना चाहिए और जो विपक्ष सियासत कर रहा है उसे सिर्फ राजनीतिक लाभ और हानि से जोड़कर देखा जाना चाहिए। क्या तेल की कमी के पीछे कोई साजिश हो रही है? क्या पोस्टरबाजी से हालात कंट्रोल हो जाएंगे? अफवाहबाजी और जमाखोरी पर एक्शन की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्योंकि इस समस्या से अब तक नहीं निपटा जा पाया है। और भी कई सवाल हैं जिन्हें ताल ठोककर मैं अपने मेहमानों के बीच रखूंगा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान हमेशा की तरह जुड़ चुके हैं। उनका परिचय कराने से पहले और चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। परेशान हो सिलेंडर के लिए, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है गैस की। 3 दिन आके लग गया, 5 बजे से लगता हूँ यहाँ, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। सर हम बहुत धक्के खा रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देश की प्राथमिकता है कि एलपीजी की कतारों में न लगना पड़े, ब्लैक में न खरीदना पड़े। राहुल गांधी जो है उनका एलपीजी बन चुका है लाइज, पैनिक क्रिएट करना और गोल पोस्ट शिफ्ट करना। हालात इतने खराब हैं, देश को लगा दिया लाइन में। ये निमंत्रण देके बुलाई गई मुसीबत है जिसका सामना नेता नहीं जनता कर रहे हैं। एलपीजी की समस्या से देश को जूझना पड़ रहा है। घर घर में समस्या आ रही है। देश में एलपीजी की भी समस्या नहीं। हम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, बुकिंग ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं वो। सोशल मीडिया पे मैसेज पढ़ा मैंने और इसलिए आया मैं। बच्चे 3 दिन कब गैस खत्म हो जाए कोई पता नहीं। ऑनलाइन बुकिंग भी कर लिए हैं। जब तुम्हें नहीं देना था सिलेंडर, ऑनलाइन बुकिंग नहीं करते। चलिए मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। आज कौन कौन हमारे पैनल में मौजूद है। शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ए.के. वाजपेयी, आरएलएम के प्रवक्ता, हमारे साथ आज की डिबेट का हिस्सा रहेंगे। लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे इस डिबेट में। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा, आज की डिबेट में आप उन्हें सुन पाएंगे। डॉक्टर निशांत आनंद, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ आज की डिबेट में रहेंगे। इसके अलावा आशुतोष कर्नाटक जी यहाँ पूर्व चेयरमैन गेल थे, मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। और राम कृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत मैं सभी का करता हूँ। और सबसे पहला सवाल मेरे को पूछना था डॉक्टर निशांत आनंद से, पर शायद अभी वो जुड़े नहीं हैं। लेकिन शहजाद पूनावाला, एक कोशिश सर्वदलीय बहस और सर्वदलीय बैठक की गई है। सवाल ये है कि इसमें राहुल गांधी नहीं होंगे, कल उन्होंने ऐलान कर ही दिया, लेकिन कांग्रेस रहेगी शामिल और टीएमसी ने इसका बॉयकॉट किया है। सवाल यह है कि सरकार के विरोध के पीछे सरकार से सवाल हैं जिनके जवाब विपक्षी पार्टियों को मिल नहीं रहे हैं कि संकट इतना गहरा गया है और सरकार अब तक पैनिक मोड में नहीं आई है। जनता पैनिक मोड में आ चुकी है लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। देखिए, परस्पर विरोधे तु वयम पंचशते शतम परायस्तु विग्रह प्राप्ते वयम पंचाधिक शतम। युधिष्ठिर जी ने हमको समझाया था कि जब हम एक दूसरे के खिलाफ होते तब तो 100 बनाम 5
कौरव कांग्रेस अरे जमाना वाला नहीं है, महाभारत वाला जमाना गया, परंतु नहीं, पर सिद्धांत वही है। ये कलयुग है। नहीं, कलयुग हो, जो भी युग हो, कृष्ण जी के जो बोल है, कृष्ण जी की जो सीख है या महाभारत की जो सीख है, वो हमेशा रहेगी। और युधिष्ठिर जी ने यह भी समझाया था कि जब हम वैश्विक चुनौतियों का या बाहर की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तब हम 105 है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप देखिए, मुझे तो खुशी है कि निशांत आनंद जी जुड़ चुके हैं यहाँ पे, जुड़ चुके हैं, पर ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं जुड़ पा रहे। और देखिए, हमारी धुरंधर विदेश नीति का स्वागत तो थरूर और तिवारी भी कर रहे हैं। ये बोले ना इंडिया को साथ में लो, ये तो अपनी कांग्रेस को साथ में नहीं ले पा रहे। थरूर जी और तिवारी जी बोल रहे कि विदेश नीति बिल्कुल सही है, एनर्जी सिक्योरिटी को भी सुरक्षित रख रहे हैं, 1 करोड़ भारतीयों को भी सुरक्षित। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, विदेश नीति सही है तो ये गैस सिलेंडर के लिए लाइन क्यों लग रही है, ये पेट्रोल डीजल के लिए लाइन क्यों लग रही है? ये गैस तो नहीं है, मेरी फ्लो तो आने दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। हमारी एक तरफ तो धुरंधर विदेश नीति है जिसका लोहा थरूर और तिवारी मान रहे हैं, पर एक देश में लियारी गैंग है, एक लियारी गैंग देश में है। अब आप धुरंधर पर आ गए, सुनिए तो मैं आपको मुद्दे पर आइए, बता रहा हूँ। हमारे देश में शिवालिक, नंदा देवी के साथ साथ जगवसंत और पाइन गैस, ये सारी शिप्स आ गई, एलपीजी लेकर आई। एक्वा टाइटन तो चाइना की ओर जा रही थी, वहां से क्रूड ऑयल लेकर आ गई, परंतु इनके पवन खेड़ा ने क्या बोला, शिवालिक, नंदा देवी नहीं आ रहे। रशियन ऑयल बंद कर दिया, 15 लाख बैरल हम लोग रोज खरीद रहे हैं। 2011 की पिक 2026 की बता रहे हैं। आप बोल रहे हैं ना पैनिक, पैनिक जरूर है, शॉर्टेज डोमेस्टिक गैस की नहीं है, पैनिक, और पैनिक से प्रॉफिट का भी मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद भी मैं बताता हूं आगे। आजकल इन्होंने एक नया शुरू कर दिया कि पाकिस्तान बड़ा मध्यस्थता कर रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में। अरे भाई, ईरान ने तो मना कर दिया है, ईरान के स्टेटमेंट आ चुका है कि भारत की मध्यस्थता हम चाहते हैं, भारत हमारा दोस्त है, परंतु जो पाकिस्तान को बहुत बड़ा मध्यस्थ बता रहे हैं, जरा एक बात बता दीजिए कि पाकिस्तान को तो 4 शिप उसकी आज ईरान ने रोकी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और हमारी शिप आ रही है। परंतु अब आते हैं एलपीजी और बाकी चीजों पर। 25,000 हमारे डीलर है एलपीजी के, एक में भी स्टॉक आउट नहीं है। पहले भी 2.5 दिन में सिलेंडर आती थी, आज भी डोमेस्टिक सिलेंडर 2.5 दिन में। ऑफ कोर्स एक डिसरप्शन हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो परिस्थिति है, डिसरप्शन हुआ है, जिसकी वजह से हमने जो है एक निर्णय लिया है कि डोमेस्टिक की आपूर्ति करेंगे। एलपीजी एलएनजी की प्रोडक्शन 25-30% बढ़ा दी है। 100% सीएनजी पीएनजी एलपीजी मिल रहा है, और जो थोड़ी बहुत एक व्यवस्था कमर्शियल में है उसमें भी हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, बाकी चीजों को प्रायोरिटी दी है। जहां तक पेट्रोल की स्थिति है, आज क्रूड ऑयल के भारत में हिस्टोरिक रिजर्व्स है, 53 मिलियन मेट्रिक टन हमारे रिजर्व, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है, 4000 करोड़ लीटर है। कोई भी पेट्रोल पंप पे कोई शॉर्टेज में, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। उत्तम कुमार रेड्डी कांग्रेस के मंत्री, कोई शॉर्टेज नहीं है, पैनिक मत कीजिए। प्रगत सिंह कांग्रेस के विधायक, कोई शॉर्टेज नहीं है, पैनिक करने की आवश्यकता नहीं। परंतु पैनिक पता है क्यों करते हैं? आपको एक लास्ट उदाहरण देता हूं। कोविड की सिचुएशन याद है? 2 भारत की वैक्सीन थी, 200 करोड़ टीके लगा रहे थे। इन्होंने बोला कि ये वैक्सीन जो है, इससे जो आप इंपोर्टेंट हो जाएंगे, बीजेपी की वैक्सीन है। ये देश के साथ कभी खड़े ही होना नहीं चाहते, एआई समिट में नंगे होकर चले जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की ऑल पार्टी ब्रीफिंग होती है, तब भी बोलते हैं कि सिंदूर में फेलियर हो गया, सरेंडर हो गया। तो ये बीजेपी विरोध में, देश विरोध में उतरते हैं, और इसलिए पैनिक से प्रॉफिट। कौन सिलेंडर घर में चोरी करके रख रहा है? कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के ही नेता है, उनका नाम भी सामने आ गया। डॉक्टर निशांत आनंद, आपके कुछ मंत्री, आपके कुछ नेता, जिसमें तिवारी जी हैं, जिसमें शशि थरूर हैं, उनके नाम लिए शहजाद पूनावाला ने। तेल क्राइसिस पर, गैस क्राइसिस पर सर्वदलीय बैठक है, उसमें राहुल गांधी मौजूद नहीं रहेंगे। सवाल यह है कि हिमाचल प्रदेश वो पहला राज्य है जहां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। कितने से? और वहां कांग्रेस की सरकार है, वहां 5 रुपए वहां कांग्रेस की सरकार है। तो मतलब आप ही की सरकार ने सबसे पहले इसका मुहूर्त कर दिया है, और घेर रहे हैं आप केंद्र की सरकार को, जो ये कह रही है कि भाई क्रूड ऑयल के दाम कितने भी बढ़े, लेकिन हमने पेट्रोल और डीजल के दाम टस से मस नहीं होने दिए। ये किस तरीके की राजनीति है कांग्रेस की? सभी को नमस्कार। देखिए, शहजाद जी ने धुरंधर पिक्चर का नाम लिया कि मोदी जी बीजेपी धुरंधर है। देखिए, एक मूवी बन रही है, नरेंद्र सरेंडर, 2029 में लॉन्च होगी। उसकी कई बातें जो, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा कि मोदी जी धुरंधर हैं। देखिए, बोलते ही अरे नहीं, फैक्ट को जाने दे। ऐसा उन्होंने कहा हो तो बताइए ना, ये तो आप अपने मनगढ़ंत बोल रहे हैं। भारत को धुरंधर बोला, पर हो सकता है आपको रोम धुरंधर लगे, वो टोक देते हो। इंडिया को गलत बोलेंगे तो टोकूंगा। निशांत जी गलत। बीजेपी धुरंधर मूवी इसमें काम कर रही है। जो हमारे विश्व गुरु है, वो हर रोज सुबह एक मास्टर स्ट्रोक कर रहे हैं 12 साल से। अब स्थिति क्या है एलपीजी की, फॉरेन पॉलिसी की? इन्होंने नाम दिया कि पैनिक हो रहा है, रेट नहीं बढ़ रहे, बट देश पे पैनिक हो रहा है। तो ये पैनिक किसने बनाया इस देश में? हरदीप पुरी ने कुछ दिन पहले कहा सब चंगा है, हमारे पास पेट्रोलियम 75 दिन का है, एलपीजी भी बहुत है। 2 या 3 दिन बाद रेट बढ़ जाना, उससे पैनिक बढ़ता है। जब मोदी जी ईरान होके आए, वहां पर वो एक बात कह के आए, फादरलैंड और मदरलैंड। इसका क्या रिश्ता है, इसका क्या लॉजिक है? मतलब वो
फादर है और हम उसके मदरलैंड है। उसका नतीजा क्या हुआ? आज देश में किस तरह की स्थिति है? पैनिक है। एलपीजी गैस 50% घरों में उनको नहीं मिल पा रही है। 85% से ज्यादा एलपीजी का जो इंपोर्ट होता है स्टेट ऑफ हॉर्मज से, वो रुका हुआ है। दूसरी बात, इन्होंने कहा रशिया से आज हम ऑयल ले पा रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने हमें ऑर्डर दे दिया कि ले सकते हो। स्टेट ऑफ हॉर्मज से रुका हुआ नहीं है, स्लो डाउन है। हमारे लिए स्लो डाउन है। हमारे 3-4 जहाज आ चुके हैं और भी आ रहे हैं। रुका हुआ नहीं, रुका हुआ होता तो एक भी जहाज नहीं आता सर। जब अमेरिका ने कहा चुप, तो हमने रशिया से लेना बंद कर दिया। जब अमेरिका ने कहा कि चलो अब तुम ले सकते हो, तो हमने रशिया से वापस इंपोर्ट करना शुरू कर दिया और अब हम महंगे भाव पे उनसे रशिया से ले रहे हैं। अगली बार डॉलर 94 रुपए का डॉलर है। मोदी जी का जवाब नहीं आया। 94 रुपए का डॉलर हो गया है। हर 7 दिन में 0.12% डॉलर बढ़ रहा है। इस साल के अंत तक 9900 पार हो जाएगा। अगली बात इन्होंने कही कि इंडस्ट्रीज में डोमेस्टिक मार्केट में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली सिख गुरुद्वारा जो दिल्ली शीशगंज साहब, उन्होंने 7 दिन पहले लेटर इशू किया हरदीप पुरी को कि वी डू नॉट हैव एलपीजी फॉर लंगर आफ्टर 3 days। उस पर कोई एक्शन नहीं है। सारे इंडस्ट्रीज, रेस्टोरेंट्स को नोटिस जा चुका है कि कमर्शियल एलपीजी आपको नहीं मिलेगी। और किस तरीके से कमर्शियल एलपीजी पर तो पहले दिन से स्टैंड क्लियर है सर। कमर्शियल एलपीजी पर तो पहले दिन से स्टैंड क्लियर है। उसमें क्या दिक्कत है? वो संकट है तो पूरे विश्व के लिए है। वो पूरे विश्व के लिए, केवल आपके देश के लिए नहीं है। और इस युद्ध के लिए भारत जिम्मेदार नहीं है। देखिए, अगर रेट बढ़ रहे हैं गैस के, लोगों को गैस नहीं मिल रहा है और पैनिक हो रहा है, तो ये सारी चीजें सरकार देख सकती थी। निशांत आनंद जी, एजेंसी से गैस मिलने में कोई संकट नहीं है। एजेंसी से गैस मिलने में कोई संकट नहीं है। जो अदरवेज से गैस ले रहे हैं उनको कालाबाजारी का भी सामना करना पड़ रहा है, जमाखोरी का भी सामना करना पड़ रहा है। वहां संकट है, वहां लाइनें लगी। हरियाणा में, दिल्ली में जिन लोगों ने 25 दिन पहले ऑर्डर करे थे, उनको अभी तक ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ है। अगर एलपीजी के ऊपर डिबेट हो रही है तो इसका मतलब यही है कि देश में दिक्कत है। 60 से 65% लोगों ने 3 हफ्ते पहले ऑर्डर किया, उनके घर तक नहीं पहुंचे। अगर गुरुद्वारे वाले कह रहे हैं कि हमारे पास लंगर के लिए गैस नहीं है, तो इसका मतलब है देश में दिक्कत है। मैं इस पर जवाब ले लेता हूं। 94 रुपए का डॉलर है, मोदी जी चुप्पी लगे, तो इसका मतलब है देश में किस तरीके की फॉरेन पॉलिसी है। आज पाकिस्तान का पोस्ट ट्रंप साहब रिपोस्ट भी करते हैं। अरे तो सर, जिन कांग्रेस के नेताजी ने और जिन कांग्रेस के नेताओं ने इस विदेश नीति का स्वागत किया है, इसे अच्छा बताया, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते फिर आप? क्यों कार्रवाई करें जी? अच्छा, भाजपा के कितने, अच्छा, मतलब उनकी समझ में आ रहा है, मतलब उनकी समझ में नहीं आ रही विदेश नीति। इसका मतलब ये है कि ऐसे मूर्ख नेता कांग्रेस में है। देखिए, आप जवाब तो सुनिए। हाँ, जवाब तो सुनिए। मूर्ख इस देश का प्रधानमंत्री है, भाजपा की सरकार है। अरे भाई, समझना जरूरी है। मतलब ये घोर आपत्तिजनक है। ये घोर आपत्तिजनक है। अगर अच्छा, एक बात बताइए, अगर प्रधानमंत्री मूर्ख है तो राहुल गांधी कौन है जो सर्वदलीय बैठक में ना जाकर के केरल जा रहे हैं? मैं आपको जवाब देता हूं, लेकिन आप बीच में मत बोलिए। नहीं, बीच में नहीं बोलूंगा, लेकिन जब सर्वदलीय बैठक में बहस का मुद्दा आता है, बातचीत का मुद्दा, राहुल गांधी नहीं है, फिर संसद में बोलेंगे मनगढ़ंत, और जब नहीं बोलने दिया जाएगा तो कहेंगे बोलने नहीं दिया जाता। संसद में आके किसी बात पे जवाब नहीं दे पाते, ना फॉरेन पॉलिसी। मोदी जी परसों कहां बोल रहे थे? नहीं, परसों मोदी जी कहां बोल रहे थे? वो संसद नहीं थी क्या देश की? मोदी जी पाकिस्तान की संसद में थे, या ईरान की, या इराक या इजराइल की संसद में थे? नहीं, गलत बात निशांत आनंद, गलत बात। अपने मतलब जो दुनिया जानती है, जो पूरा देश जानता है, उससे तो मत झुठलाइए। प्रधानमंत्री कहां बोले हैं वो पूरा देश जानता है। वो सदन में खड़े होकर के बोले हैं, कम से कम वो उसको तो मत झुठलाइए। चलिए, नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा सर। प्रधानमंत्री सदन में बोले हैं, ये बात कहना भाजपा को डिफेंड करना नहीं होता है निशांत आनंद। मतलब देशद्रोह की हद तक, या गलत अफवाहें तो गलत ही होती हैं, अफवाहों को फैलाने की हद तक राजनीति पर उतारू मत होइए। मेरा आपसे सिर्फ ये निवेदन है, इस देश की जनता को त्राहिमाम पर मजबूर मत कीजिए, अगर त्राहिमाम नहीं है तो। हाँ, ठीक है, लेकिन आपने कुछ सवाल उठाए हैं, उसका जवाब मैं ले लेता हूं। शहजाद पूनावाला, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है, तो उम्मीद है कि मेरी बातों को जाने दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो झूठ की शुरुआत इधर से ही होती है कि मैंने इंडिया को धुरंधर बोला, पर कुछ लोगों के लिए इस्लामाबाद धुरंधर है। भाई, पाकिस्तान के आज 4 शिप नहीं आ पाए। ईरान ने बोला कि कोई मध्यस्थता कोई नहीं चल रही, और ईरान के एम्बेसडर ने कल और आज इंटरव्यू देकर बोला है कि ऐसी कोई मध्यस्थता नहीं है, भारत को करनी चाहिए। पर फिर भी ये झूठ फैलाने में, क्योंकि इस्लामाबाद को सर्जिकल स्ट्राइक 370 हर जगह तो ये बड़ा बताते हैं। दूसरी बात पे आते हैं, भाई रेट की बात हुई कि भाई रशियन ऑयल बड़ा महंगा खरीद रहे। पहले था कि रशियन ऑयल खरीद नहीं रहे, अब बोल रहे महंगा खरीद रहे। आप तो सस्ते में चाहते हो ना, तो हिमाचल के 5 रुपए क्यों बढ़ा वो तो बताओ। और ब्रेंट का रेट
और रशियन क्रूड ऑयल का रेट आज की तारीख में क्या है निशांत जी बताना गूगल करे बिना। तीसरी बात उन्होंने बोला पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। उत्तम कुमार रेड्डी के मंत्री है तेलंगाना में, शायद नहीं जानते होंगे, उन्होंने बोला कि पैनिक मत क्रिएट करो, शॉर्टेज नहीं है डोमेस्टिक सिलेंडर की, तो वो भी झूठ बोल रहे हैं। थरूर भी झूठे, तिवारी भी झूठे, परगत सिंह भी झूठे, सच्चा कौन? राहुल गांधी जो केरलम में है। चौथी बात बीच में मत बोलिए, चौथी बात बीच में मत बोलिए। फॉरेन पॉलिसी के विषय पर आते हैं, याद है ना ये वही पार्टी है जिसने कहा था देखो निज्जर की किलिंग में कनाडा ने आपको दोष दिया, कनाडा से संबंध खत्म। आज कनाडा क्या बोल रहा है? ये वही लोग हैं जो बोले G7 से इनवाइट नहीं आया, क्या हुआ G7 के इनवाइट का? फिर ये वही लोग हैं ना जिन्होंने बोला यूक्रेन रशिया में यूक्रेन के साथ वोट करो, रशिया के खिलाफ वोट करो। उसी पर इन्होंने बोला, माना मनमोहन सिंह ने कि मोदी की पॉलिसी सही थी, जिनको ये गाली बक रहे हैं। और जहां तक सवाल है ना सरेंडर का निशांत, तो कान खोल के सुनो। यूएस से फोन आया तो ईरान का तेल खरीदना बंद कर दिया हमने। यूएस से फोन आया तो मोस्ट फेवर्ड नेशन दे दिया पाकिस्तान को, 26/11 के बाद कोई हमला नहीं किया। यूएस से फोन आया तो न्यूक्लियर टेस्ट रोक दिया 1990s में हमने। और जब वाजपेयी जी ने किया ना तो सोनिया गांधी, देशद्रोही सोनिया गांधी ने खड़े होकर बोला न्यूक्लियर टेस्ट कराने की क्या आवश्यकता है। तो तुम अपने देशद्रोह का जो कैलेंडर है ना सरेंडर का, जरा देख कर आओ। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं इनसे, ये बोल रहे हैं कि बड़ा रशियन ऑयल के विषय में ना और एलपीजी के विषय में, मुझे एक बात बताइए निशांत जी, भारत में एलपीजी की और एलएनजी की कितनी रिक्वायरमेंट है और भारत कितना प्रोड्यूस करता है? पहले ये आंकड़ा बता दीजिए। चलिए, हाउ मच इज रिक्वायर्ड बाय भारत नेचुरल गैस, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, कितना रिक्वायरमेंट है डेली का और कितना हम भारत में प्रोड्यूस करते हैं? बताइए, आंकड़ा बताइए। आप बोल रहे शॉर्टेज है ना, आपने बोला शॉर्टेज है, तो बताइए रिक्वायरमेंट कितनी है? ये जवाब रिक्वायरमेंट कितनी है बताओ, रिक्वायरमेंट कितनी है डेली की बताओ। दे देंगे इस देश में तो जो कुछ है नहीं इनके पास। पोस्टर तो आप लहरा रहे हो ना, पोस्टर आप लहरा रहे हैं निशांत जी, जवाब आपको देना पड़ेगा। बहरहाल दो लोगों के बीच में डिबेट नहीं है, मैं आऊंगा लौट के आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास। विवेक श्रीवास्तव को डिबेट में लेना होगा। विवेक श्रीवास्तव जी, जब हम इस देश के प्रधानमंत्री को मूर्ख कहते हैं तो फिर हम इस देश की जनता को मूर्ख बताते हैं, प्रधानमंत्री को नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री को चुनने वाले लोगों को हम मूर्ख कहते हैं, उनके विवेक पर सवाल उठाते हैं और इसी अपनी मूर्खता के चलते आज हम सत्ता से और सरकार से बाहर है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री मूर्ख है, भारतीय जनता पार्टी मूर्ख है? यह घोर आपत्तिजनक है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आया है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या आप डोनाल्ड ट्रंप को मूर्ख मानते हैं? क्या आप डोनाल्ड ट्रंप को तानाशाह मानते हैं? डोनाल्ड ट्रंप मेरे देश का प्रधानमंत्री नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप मेरे देश का प्रधानमंत्री नहीं है। विवेक श्रीवास्तव सर, वो भी अपने देश का इलेक्शन जीत करके आए, तो इलेक्शन वो अपने देश का जीत करके आया होगा, लेकिन हम अपने देश की बात कर रहे हैं, हम अपने देश के संकट की बात कर रहे हैं। विवेक जी, होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन सर, सर प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस। हमारा क्राइटेरिया, मॉरल क्राइटेरिया मेरे ख्याल से सार्वजनिक होता है। आई विल नॉट, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को बैड नेम्स नहीं कॉल करूंगा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ही कहता हूं, लेकिन फिर भी ये लॉजिक कि अगर इलेक्शन जीत करके आप आ गए हैं तो आप सही हैं, और अगर आपकी शान में गुस्ताखी में कुछ कहा जाए तो वो लोगों के खिलाफ है, ये गलत है। ऑपोजिशन का काम मिस्टेक्स को निकालना है, ऑपोजिशन का काम सवाल पूछना है, मेरा काम सवाल पूछना है, प्रधानमंत्री को मूर्ख बताना काम नहीं ऑपोजिशन का। जब आप प्रधानमंत्री को मूर्ख बता करके उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली आप अपनी तरफ भी उठाते हैं। नहीं, ना समझ कहा ना। नहीं सर, ये देखिए ठीक है, आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं क्योंकि आप मीडिया में हैं, आप एंकर हैं, आपका एक धर्म है, वो ठीक है, मैं उससे भी एग्री करता हूं, लेकिन एट द सेम टाइम जब यहाँ पे टाइम एंड अगेन यहाँ पे फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी हो, आप बिल्कुल कोई कंडोलेंस नहीं भेजते ईरान को। वो ईरान जो आपको इंडियन रुपीस के अंदर दे रहा था तेल एक समय में, आप बताइए इन चीजों को आज। अच्छा विवेक जी, अगर हम ईरान को कॉन्डोलेंसेस नहीं भेजते, एक मिनट, आप ही से बात कर रहा हूं, आप ही अपनी बात जारी रखिएगा, मैं काट भी नहीं रहा आपको, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि अगर हमने ईरान को कॉन्डोलेंसेस नहीं भेजे तो स्टेट ऑफ हार्मुज से हमारे जहाज क्यों आने दे रहा है वो, और पाकिस्तान के रोक रहा है? ऑपोजिशन की वजह से और इस देश के लोगों की वजह से। आप इस्लामिक सेंटर में 10 प्रोग्राम, नो लेट मी स्पीक, His Excellency from Iran, the Honorable Ambassador was invited into hundreds of programs. और ईरानियन एम्बेसी के बाहर कतार लगी थी लोगों की सर, पॉलिटिकल पार्टीज की, एनजीओज की, लेखकों की, पत्रकारों की, डॉक्टरों की, इंजीनियरों की, वकीलों की, जो कंडोलेंस पे कर रहे थे और कह रहे थे His Excellency को, सर वी आर विद यू, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मे नॉट गिव कंडोलेंस लेकिन वी आर विद यू। ठीक है, और समझाया उनको, लेफ्ट ने समझाया, कांग्रेस ने समझाया, मणिशंकर अय्यर थे। आज विवेक जी मेरी डिबेट में आपको एक गिनती दे सकता हूं, आज मेरी डिबेट में कोई डिफेंस एक्सपर्ट नहीं है, इसका फायदा उठा लीजिए आप, वरना आपको धो देता वो। सर 10 सेकंड, अभी दूंगा मैं इनको, दूंगा, गिव मी 10 सेकंड। और समझाया हिज एक्सीलेंसी को
कि लॉन्ग टर्म में दोनों देशों की दोस्ती के लिए कृपा करके सिर्फ इस सरकार की फॉरेन पॉलिसी को भारत की पॉलिसी ना माने। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे पहली 2 शिप्स रिलीज की गई, ये सच्चाई है। उसके बाद ये सो के जगह इन्होंने सेक्रेटरी को भेजा अपने, उसने जाकर के हस्ताक्षर किया, उसने कंडोलेंस दिया, और उसके पहले आप इजराइल और अमेरिका के साथ आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को मूर्ख नहीं कहना चाहिए, मैं एग्री करता हूं। आप मुझे बताइए, लेकिन जिस तरीके से बेइज्जती भारत की और मेरे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की रोज होती है, कभी वो कहता है बैठ करके डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला का तेल भारत लेगा, वो वेनेजुएला जिसके प्रेसिडेंट को मैंने किडनैप किया, हमारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो कहता है मैंने सीज फायर कराया, हमारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो कहता है मैंने परमिशन दी है 1 महीने तक मार्च के अंदर रूस से तेल खरीद लो, हमारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। क्या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर, क्या हमारा कोई रिस्पॉन्स है? अच्छा, एक बात बताइए। अच्छा विवेक जी एक बात बताइए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की पूरी लीडरशिप खत्म हो गई, ईरान घुटनों पर आ गया, क्या ये सही है? जी, क्या ये सही है? वो तो लड़ गए ना उससे। नहीं बताइए, ईरान घुटनों पर आ गया, क्या ये सही है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान घुटनों पर आ गया, क्या ये सही है? हाँ जी। क्या ईरान ने उसका रिस्पांस दिया? नहीं देंगे आप सीधा जवाब। आपको पता है मैं कहां फंसा रहा हूं आपको। आप नहीं मानेंगे ये बात, डोनाल्ड ट्रंप की ये बात आप नहीं मानेंगे, लेकिन बाकी सारी बातें आप डोनाल्ड ट्रंप की कोट करेंगे, बाकी सारी बातें जो इंडिया के मुताबिक है वो आप कोट करेंगे। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान घुटनों पर आ गया, ये बात आप स्वीकार नहीं करेंगे, ये बात आप नहीं मानेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, बाकी सारी बातें आप मान लेंगे। ठीक है, मैं लौटूंगा, समय कम है सर। मैं कह रहा हूं आप डिफेंस एक्सपर्ट नहीं है, आप खैर बनाइए वरना आपको धो देते वो। ए.के. वाजपेयी, मैं आता हूं। ए.के. वाजपेयी साहब, क्या विदेश नीति के तौर पर हम पूरी तरह फेल हो गए हैं इस संकट से निपटने के लिए? नहीं, ये कहना तो गलत होगा कि भारत फेल हो गया विदेश नीति के चलते। देखिए, जो परिस्थितियां चल रही हैं विश्व में, उसके हिसाब से देश की सरकार ने जो वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई है या चुप रहने की पॉलिसी बनाई है, ये भी एक डिप्लोमेसी का हिस्सा होती है। अब विवेक बाबू को तो कोई समझ आएगी नहीं ये बात। विवेक बाबू को तो एक समझ आएगी कि जो सरकार बोलती है उसका विरोध करिए। कंडोलेंस में कौन गया कौन नहीं गया, एक सेकंड, ऐसे शब्द हम तो यूज नहीं करते ना, हम तो सम्मान तरीके से बात करते हैं, आपके लिए भी सम्मान करते हैं। देखिए, परिस्थितियां कंट्रोल में नहीं है, गांधी ने ये सब लोग मानते हैं। निक्सन के फोन कॉल का जो अरे सुनिए, अरे बब्बर शेरों का देश है ना, आपने। अरे ये बोलने दीजिए, वो चाहते तो आपके बीच में बोल सकते थे विवेक जी, लेकिन वो नहीं बोले। जरा वाजपेयी जी को बोलने दीजिए। मैं वाजपेयी जी से यही कह रहा हूं, क्या ये इस देश का ठीक है, कह लिया आपने, अब उन्हें कह लेने दीजिए। जी प्लीज। देखिए अनुराग जी, ऐसा है 85 देशों में पेट्रोल के, ऑयल के दाम बढ़े हैं, हम लोगों ने नहीं बढ़ाए। ये 2 स्टेट में बढ़े हैं, आज इन्होंने 5 रुपए जानबूझ के बढ़ाए हैं, जरूरत नहीं है। वाजपेयी जी आप पहले बढ़ाकर चल रहे थे। अरे वाजपेयी जी आप पहले ही बढ़ाकर चल रहे थे, अब क्या बढ़ाएंगे? आप तो पहले ही बढ़ाकर चल रहे थे। सवाल वो नहीं है, सवाल वो पहले का। क्यों सवाल वो नहीं है? सवाल क्यों नहीं है? आप पहले ही बढ़ाकर चल रहे थे। 24 दिन में बढ़ाए क्या? नहीं, 24 दिन में नहीं बढ़ाए, युद्ध चल रहा है उसमें हम। हाँ, तो ये हम कहना चाह रहे हैं, हमने इस सरकार ने चीजों को मैनेज किया है, क्राइसिस मैनेजमेंट करके कंट्रोल किया हुआ चीजों को, नहीं तो हालात कहाँ पहुंचते। और खाली देश के अंदर नहीं किया, हमने बाहर से ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज बनाए, जिसकी वजह से कुछ सामान सबको मिल पा रहा है। और आगे भी पार्लियामेंट में कमिटमेंट की है, प्रधानमंत्री ने कहा है, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा है, विदेश मंत्री ने कहा, सबने स्टेटमेंट दिए। तो क्या सरकार ऐसे ही स्टेटमेंट दे देगी? सरकार के पास हमेशा जानकारी होती है, कितना स्टॉक है, कितना स्टॉक आना है, कितना स्टॉक रास्ते में। तो कम से कम ऐसी संकट की घड़ी में अगर विपक्ष साथ नहीं देगा, और वो साथ क्यों नहीं दे रहा? अरे कितना साथ देगा? अरे वाजपेयी साहब, विपक्ष कितना साथ देगा? अब विवेक जी बता रहे हैं आपको कि केवल ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो जहाज छूटे हैं वो विपक्ष की वजह से छूटे हैं। अब इससे ज्यादा विपक्ष और क्या साथ देगा? वाजपेयी जी एक मिनट, अरे विवेक जी मैं पूछ रहा हूँ, अरे विवेक जी मैं पूछ रहा हूँ भाई, विवेक जी रुक जाइए। वाजपेयी जी एक मिनट, वाजपेयी जी विपक्ष इससे ज्यादा क्या साथ देगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो जहाज छूट रहे हैं वो विपक्ष के प्रयासों की वजह से छूट रहे हैं? विवेक जी ने बताया अभी। अरे अनुराग जी, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है ना, कोई है सजेशन इनके पास, कोई है रोड मैप इनके पास, कोई है कंसिडरेशन इनके पास, भाग लिए।
ऐसे ये पार्लियामेंट विवेक जी का कहना है, अनुराग जी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक सेकंड, नहीं, ये झूठ फैलाना बंद करें। एक सेकंड, वाजपेयी जी कॉलोनी बना दिया। एक सेकंड, ऐसा है, विवेक जी ने अभी एक बड़ी स्टेटमेंट की। विवेक जी एक सेकंड, विवेक जी ने एक बड़ी स्टेटमेंट की। वाजपेयी जी एक सेकंड, अमेरिका का विवेक जी मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। विवेक जी ने कहा कि हम हॉर्मुज से शिप्स आ रही ये सुनिश्चित कर रहे हैं। विवेक जी की सरकार थी यूपीए में, 2005, 6 और 8 में ईरान के खिलाफ वोट किया, और 2014 में ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, तब के फॉरेन मिनिस्टर का बयान है जरीफ साहब कि हम डिसअपॉइंटेड है कि अमेरिका के बोलने पर ईरान के तेल को खरीदने का काम बंद किया इंडिया ने, जब यूपीए की सरकार थी। और उसके अलावा मैं तो विवेक जी आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो मुखर होकर बोलते हैं, आपने पीएम को मूर्ख बोला गया, कुछ नहीं बोला, पर पिनरई विजयन को कांग्रेस बोलती है जेल में डालो, और यही कांग्रेस पार्टी ने 4 रुपए हिमाचल में बढ़ाए, केरला में खिलाफ लड़ रहे हो चुनाव, पर एक मुंह से शब्द नहीं निकल रहा कि 4 रुपए पेट्रोल डीजल के, जबकि 2021 से आज तक कोई पेट्रोल डीजल का राष्ट्रीय स्तर पर दाम नहीं बढ़ा है। यूपी में, गुजरात में, उत्तराखंड में सबसे लोएस्ट वैट है। सबसे ज्यादा वैट कहां पे? बंगाल में, पर विवेक चुप। सबसे ज्यादा वैट कहां है? तेलंगाना में, पर विवेक चुप। हिमाचल में 5 रुपए बढ़ा दिए, विवेक चुप। विवेक ये कौन सी आपकी महंगाई की मार है जो हिमाचल में नहीं पड़ती, तेलंगाना में नहीं पड़ती? गजब की बात है भाई आपका। और ईरान से इतना तेल लाने की आपकी क्षमता थी तो 2013 में पेट्रोल पंप पे 8 बजे ताला क्यों लगाने की बात कर रहे थे? तब ले आते ना तेल। आपने हाँ, आप सुनिए, अब आप सुन लीजिए। आप 2007-8 की बात कर रहे हैं, उसके बाद रिलेशंस बिटवीन ईरान एंड इंडिया नॉर्मलाइज्ड, हम उनसे तेल ले रहे थे, मतलब खराब थे, रुपया देके ले रहे थे, डॉलर नहीं देते थे ईरान को, मतलब खराब थे ना, फ्रेट चार्जेस कम थे, खराब थे ना, रूस के साथ भी थे। 2017 में IAEA में वोट किया था खिलाफ ईरान के, हाँ ना लगाए, सबसे पहले भारत नतमस्तक हुआ, सबसे पहले हम नतमस्तक हुए, और 2017 में बोला भैया गो एंड गॉन, हम नहीं लेंगे ईरान से तेल। अच्छा विवेक जी एक बात बताइए, क्योंकि आप कांग्रेस की फॉरेन पॉलिसी से एग्री करते हैं, एक सवाल, एक लाइन विवेक जी, एक लाइन, विवेक जी एक लाइन, विवेक जी एक लाइन, केवल 1 लाइन, क्योंकि आप इतना इत्तेफाक रखते हैं, हम नतमस्तक हो गए। कांग्रेस का कहना था रशिया यूक्रेन में रशिया के खिलाफ वोट करो, वो करते तो ना S-400 आता ना तेल आता। आप सही मानते हो उसको? हमने नहीं किया। नहीं, देखिए आप मेरी बात सुनो, यू आर नाउ ट्राइंग टू अनरिलेटेड इवेंट्स, और आप सोच रहे हैं रशिया यूक्रेन उसी कहीं ये हालत ना हो जाए भाई कि यहाँ एलपीजी के बाद गोबर के कंडों की भी शॉर्टेज हो जाए। नहीं, इतनी ये आपकी आशंका निराधार है विवेक जी, मैं ऐसा विश्वास आपको दिलाता हूं। संजीव झा हमारे साथ हैं, ठीक है सर, समय कम है, संजीव झा हमारे साथ हैं। संजीव जी आप भी उगल दीजिए जो आपके दिल में है। भुल्लर जी पर भी बोलना कुछ। भुल्लर जी, टीवी डिबेट सुनता हूँ, और चाहे आप हो या बीजेपी प्रवक्ता हो, उनके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कब कहा कोई दिक्कत नहीं है? मैंने कब कहा कोई अरे जब पूरी दुनिया में दिक्कत है तो हमको दिक्कत क्यों नहीं है सर? लेकिन हम अपने सरकार की बात मानेंगे ना। अच्छा तो है ना, हाँ अच्छा है ना, हाँ नहीं, हम सरकार की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि जब हम ग्राउंड में जाते हैं और लोग 24 घंटे जब लाइन में खड़े हैं, उनको गैस नहीं मिल रही है, वो मजदूर जो बेचारे दिल्ली में कमाने आया है वो वापस जा रहा है क्योंकि उनको गैस नहीं मिल रहा। संजीव जी कल कोई कह रहा था मेरी डिबेट में कि गैस सिलेंडर की लाइन में लगना बेहतर है शराब की लाइन में लगने से। कल कोई कह रहा था डिबेट में। हाँ, तो फिर तो आप बीजेपी प्रवक्ता की जरूरत नहीं है ना अनुराग। ये सब हमले झेल कर हम लोग नहीं, ये सब हम लोग की हमें आदत है, ऐसे हमले हम लोग झेलते रहते हैं। कोर्ट ने कह दिया ना, वो तो कोर्ट ने कह दिया कि मीडिया किस तरह से बीजेपी के साथ खड़ी थी, कोर्ट ने बता दिया। वो तो आप पर भी इल्जाम है बीजेपी की बी टीम बन जाने का, वो तो आप पर भी इल्जाम है। हाँ, तो वो ठीक है, वो तो हम झेल लेंगे और जनता बता देगी, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम आप न्यूट्रल रहिए। जनता तो बता के बैठी है, बीजेपी को झेल लेंगे, जनता बता के बैठी है आपको, चिंता मत कीजिए। चलिए अपनी बात रखिए सर। चिंता मत कीजिए, वो हम बीजेपी को औकात जानते हैं, लेकिन बीजेपी ने आज देश को परेशान कर दिया है। प्रधानमंत्री की गलत नीति के कारण आज पूरा देश शर्मिंदा है। एक बात समझिए कि अगर मान लीजिए आप, हमें अभी डिबेट सुन रहा था पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, आपने कहा कि भाई ईरान के बारे में ट्रंप कह रहा है कि हमने हरा दिया, क्या मान लेंगे? तो ईरान जवाब दे रहा है ना, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री जवाब तो नहीं दिए। मान लीजिए जब रशिया की ही बात, भारत के साथ युद्ध कहाँ हो रहा है? भारत क्यों जवाब देगा? भारत के साथ युद्ध कहाँ हो रहा है? भारत ने जवाब दिया जब भारत के मुतालिक बात कही गई। संजीव झा गलत बात कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री तब जवाब दे दिए होते तो देश को समझ में आता कि ट्रंप झूठ बोल रहा है और हमारा प्रधानमंत्री जवाब दे। हमारे प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री होते तो जवाब देते क्या? एक मिनट, अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री होते तो ट्रंप की मध्यस्थता पर जवाब देते क्या? नहीं, अगर इस तरह की कोई बात
जिसका कि कोई लेना देना नहीं और झूठ फैलाया जा रहा है, उसका जवाब क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल जवाब देना चाहिए। हाँ, तो प्रधानमंत्री ने भी दिया, प्रधानमंत्री की विदेश मंत्री ने, अरविंद केजरीवाल जी ने तो कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने तो कहा कि अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री की कोई मजबूरी है, कहीं कॉम्प्रोमाइज है, तो इस्तीफा देना, कोई और बीजेपी का प्रधानमंत्री बन जाएगा, सजा पुनाह वाला प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आखिर अगर कोई व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज, देश कॉम्प्रोमाइज क्यों हो? मतलब बड़ा दुर्भाग्य है संजीव झा, बड़ा दुर्भाग्य है कि जब देश सर्जिकल स्ट्राइक करता है पाकिस्तान पर तो अरविंद केजरीवाल सबूत मांगते हैं, और जब देश की सेना इस बात को स्वीकार नहीं करती है कि ट्रंप ने मध्यस्थता की थी, तब आप लोग ट्रंप की बात को सच मानते हैं, देश की सेना की बात को सच नहीं मानते। आप लोग फैलाते हैं, नहीं, आप लोग नहीं फैलाते। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने नहीं करवाई थी। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कहकर के आप बच नहीं सकते कि पत्रकार बीजेपी के हैं, ये कहकर नहीं बच सकते। पूरा देश जानता है कौन किसका है, लेकिन सेना, देश की सेना का सम्मान करना सीखिए। देश की सेना ने नहीं कहा कि ट्रंप ने मध्यस्थता की, लेकिन आपने ट्रंप की बात मानी, ये बहुत गलत बात है। नहीं, मैं झूठ नहीं फैला दूंगा सर। बीजेपी से हमें सीखनी है कि सेना का कैसे सम्मान करना है और देश का ना छोड़ दीजिए मेरे को ना बीजेपी से सीखना है ना आम आदमी पार्टी से सीखना है कि सेना का सम्मान कैसे करना है ना। तब लोग ये भी लिखते थे कि अरविंद केजरीवाल को मिसाइल पे बांध दो आगे, जिससे सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, जिससे पता चल जाए उनको कि हुई है कि नहीं हुई है। तो क्यों अपने आप को हास्य का पात्र बनवाते हैं आप लोग इस तरीके की बयानबाजी करके? खैर, मैं लौटूंगा। राम कृपाल जी, ये विपक्ष के पास एक ये बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं फुस पटाखा है, किसी भी पत्रकार को कह देना कि भैया आप बीजेपी के पत्रकार हैं और आपके रहते बीजेपी के प्रवक्ताओं की जरूरत क्या है। राम कृपाल जी, जब शहजाद बोलते हैं आप तो बीच में नहीं बोलते। अच्छा सुन लीजिए, नहीं बीच में मैं झूठ नहीं फैलाने दूंगा। मैं शहजाद पूनावाला का कोई झूठ बताइए जिस पर मैंने टोका ना हो। अगर ये झूठ बोलेंगे तो इनको भी टोकूंगा। आप लोग झूठ फैलाएंगे, ये मेरा मंच जो है ना, ये झूठ फैलाने का मंच नहीं है सर। आप सुनेंगे, यहाँ ताल ठोक के सच बोला जाता है। अब राम कृपाल जी की बारी है, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, बोलने दीजिए। उसके बाद आशुतोष कर्नाटक जी आपको स्थिति बताएंगे, वस्तु स्थिति क्या है देश में गैस और तेल की। एंकर की जिम्मेदारी नहीं है मेरी जिम्मेदारी, मुझे मत सिखाइए सर, मेरी जिम्मेदारी। हाँ राम कृपाल जी, आपको जर्नलिज्म सिखाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप बीच में टोकेंगे तो मैं कहूंगा। नहीं, बीच में झूठ नहीं फैला दूंगा सर। मैं झूठ बोलते हुए ना किसी को सुन सकता हूं ना खुद बोलता हूं। राम कृपाल जी, आप तय कैसे कर लेंगे झूठ और सच? झूठ और सच अरे जनता ने तय करके बाहर फेंक दिया लात मार के आप लोगों को। जनता तय कर सकती है, मैं तो फिर भी पत्रकार हूं छोटा मोटा, मैं तो फिर भी छोटा मोटा पत्रकार हूं। जनता आपको धकिया के बाहर कर सकती है, फिर भी मैं आपको अपनी डिबेट में बिठा रहा हूं सर। यहाँ झूठ मत बोलिए, मैं आपको सम्मान के साथ बुलाता हूं, झूठ मत बोलिए। ठीक है राम कृपाल जी। देखिए, मैं 5 लोगों को अब तक झेल रहा था, हाँ। सुन रहा था, झेल रहा था। मैं तो मेरा रोज का काम है सर। नहीं, मैं तो मेरा कहना यह है कि बहुत थोड़ा समय मिला है, कृपया मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूँ, पहले से हाथ जोड़ रहा हूँ। मेरे कोई बोलेगा मैं फेडर डाउन कर दूंगा सर आपके बीच में, कोई नहीं, बाद में चाहे जो भी कह ले। हाँ। 2 बातें हैं, एक तो कांग्रेस प्रवक्ता ने मोदी जी को मूर्ख कहा, हाँ। है ये उनका अधिकार है, जो भी चाहे कहें, लोकतंत्र है। दूसरी बात ये कहा कि विपक्ष हमेशा सहयोग करता है, ये बात सही है। मोदी जी अगर 13 वर्ष मुख्यमंत्री रहे और 12 वर्ष प्रधानमंत्री रहे, यानी 25 साल से एक व्यक्ति लगातार अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री है तो निश्चित तौर पर विपक्ष ने बड़ा सहयोग किया है। इसके लिए तो बीजेपी को विपक्ष का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहिए। रही बात, जैसा कांग्रेस ने कहा कि मूर्ख, देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मोदी ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 25 साल से इस देश की जनता ने या तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के रूप में चुना है, जिसको आप मूर्ख कह रहे हैं। तो हो सकता है कि अब जनता कांग्रेस जैसे बुद्धिमानों को नहीं चाहती। मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, 36 साल हो गए। मुझे राम कृपाल जी वो शेर याद आ गया, धूल चेहरे पर जमी थी आईना साफ करता है। वही दूसरी बात, एक जो मुख्य सवाल आपका जो टॉपिक था कि आज सर्वदलीय दल की बैठक हो रही है, उसमें क्या हो रहा होगा, मैं एक चीज बता दूं जो कि कहीं किसी ने जिक्र नहीं किया। हम आज किस स्थिति में है पहले कृपया ये जान ले, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का। कल ईरान ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी सोशल मीडिया पे, और उसमें लिखा था कि कश्मीर के लोगों ने जो चंदा दे रहे हैं ईरान को, उसमें कश्मीर के लोग सबसे ज्यादा हैं। बहुत अच्छा हुआ। और उन्होंने कश्मीरियों को धन्यवाद देते हुए उसमें लिखा, थैंक्स कश्मीर, थैंक्स इंडिया।
यह प्रेस रिलीज जारी हुई और जैसे ही जारी हुई उसका पाकिस्तान में विरोध कर शुरू हो गया कि तो कश्मीर और इंडिया नीचे जो लिख दिया, इसका मतलब है कि ईरान ने मान लिया कि कश्मीर इंडिया का पार्ट है। सुनिए, उसके बाद से विरोध इतना शुरू हुआ कि ईरान एम्बेसी ने उस प्रेस रिलीज को गायब कर दिया। और सोच लीजिए, और वो गायब करने के बाद जब भारत की तरफ से विरोध हुआ तो चुप्पी साध ली। दूसरी तरफ ट्रंप जी का हाल देख लीजिए। ऐसे ईरान को कॉन्डोलेंसेस चाहते हैं विवेक श्रीवास्तव के। नहीं, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। और उधर अमेरिका में ट्रंप जी का जरा सुन लीजिए। उन्होंने सबसे पहले मुनीर से बात की, शहबाज से नहीं बात की, मुनीर को फोन किया और मुनीर से बातचीत करने के 15 घंटे के बाद उन्होंने मोदी जी को फोन किया। यानी भारत आज हमारी स्थिति, जो हम आप लोग कहते हैं न्यूट्रल हैं, हम न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। कौन कितना दोस्त है, कौन कितना, हर कंट्री अपना हित को पहले ऊपर देख रही है। ठीक है, बहुत सही भारत की स्थिति है। और अब मैं संकट पे आ रहा हूँ। इसी बात की पीड़ा भी है, इसी बात की पीड़ा है वालों को। सर मेरे पास समय कम है। आशुतोष कर्नाटक जी को मैं लेना चाहूंगा। आशुतोष कर्नाटक जी, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अब निशान जी ये तो नहीं बता पाए कि कितने ऑयल और गैस की जरूरत है भारत को और कितना यहाँ प्रोडक्शन होता है, लेकिन आशुतोष कर्नाटक जी इसके लिए सही व्यक्ति हैं। आशुतोष कर्नाटक जी। देखिए, मैं पहले तो ऑयल LNG, मैं आता हूँ सर। पहला स्टेटमेंट यह है कि इंडिया जो है वो एक इंपोर्ट सेंसिटिव हमारी एनर्जी बास्केट है। तो ये हमको सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला फ्यूल होता है ऑयल। ऑयल की स्थिति मेरे पास बड़ा अच्छा डेटा आज मैं लेके आया आपके लिए कि भाई आपकी रिफाइनिंग कैपेसिटी, ऑयल कहाँ बनता है? ऑयल जो बनता है वो रिफाइनरी पे बनता है। ऑयल बाहर से आता है या रिफाइनिंग में होती है। हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी है 250 मिलियन मीट्रिक टन, और विच इज इक्विवेलेंट टू अराउंड 5.5 मिलियन बैरल पर डे, जो हमारी रिक्वायरमेंट है देश की। ये हमारी देश की रिक्वायरमेंट है। PSU की जो रिफाइनरी है वो 65 से 70% करती है और प्राइवेट बाकी करती है। और करंट ऑपरेशन, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 100 से 100 हर एक गवर्नमेंट ने आदेश दिए कि भैया अपनी जितनी भी आपकी कैपेबिलिटी है, जितनी प्लांट की कैपेसिटी है, उसे ज़्यादा चलाओ। तो 105% में हमारी रिफाइनरी चल रही है, यानी कि आपको ऑयल की सप्लाई की कोई कष्ट नहीं है। पहला काम ये। दूसरा, इसी बात का कष्ट है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि देखिए ये ऑयल है कहाँ पर। ऑयल आपका है, आपकी जो कैपेसिटी है बड़ी जोरदार सी चीज़ है। आपकी जो कैपेसिटी वो 5.3, मैंने 5.5 बताई आपको। आपका जो स्टोरेज है रिफाइनरी में वो 65 दिन का है। और ऐसे ही स्टोरेज करीब 20 से 25 दिन का आपके पास हमारे जो कैवरन है वाइजैग में है, पैदूर में है और विशाखापट्टनम में है, वहाँ पर है। तो अब आप समझिए आपका स्टोरेज कितना, 75 डेज का स्टोरेज है। और 75 इसी बात की शायद परेशानी भी है और इसी को लेकर के अब ये अफवाहों का दौर जारी है। बहरहाल मेरे पास समय कम है आशुतोष जी, आज आपको रामकृपाल जी को पर्याप्त समय नहीं दे सका, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन जनता से वो जाते जाते हम ये अपील जरूर करेंगे कि किसी भी पॉलिटिकल आवाज को मत सुनिए, चाहे वो बीजेपी की हो या विपक्ष की किसी पार्टी की। अगर आपको जानना है कि इस संकट काल में आपका देश कहां खड़ा है आपकी जरूरतों को लेकर, तो केवल एक्सपर्ट्स को सुनिए और सिर्फ उन्हीं की बात पर यकीन कीजिए, क्योंकि वस्तुस्थिति क्या है वही जानते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज तो राजनीति करती हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे विपक्षी पार्टियां। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सभी पैनलिस्ट का और आप सभी दर्शकों का ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।